तो चलिए आज हम लोग मध्य प्रदेश जीके पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश जीके का आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो पे अपन चर्चा करेंगे कि पूरा मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पृथ्वी का केंद्र क्या है, हृदय प्रदेश भी इसको कहा जाता है। बहुत सारी जानकारियाँ मध्य प्रदेश में है। आप मान के चलिए पूरे मतलब कहना चाहिए पृथ्वी में जो भी भौगोलिक तौर पे चाहे मतलब राजनीतिक तौर पे जितनी भी विविधताएं हर तरीके की मिलती हैं, सबका कहीं ना कहीं उसका एक एग्जाम्पल अपने भारत में मिलता है। तभी तो भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। भारत में अब ये और डीपली अगर जाकर के देखेंगे, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जितनी विविधता मिलती है उसका कोई ना कोई अंश अपने को मध्य प्रदेश में मिलेगा। तभी तो भारत का हृदय प्रदेश है। और भारत के हृदय प्रदेश के साथ साथ सोया प्रदेश, हीरा प्रदेश, बहुत सारे प्रदेश हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, लगभग अप्रॉक्स ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अपने को ये मध्य प्रदेश में ना मिल पाए। हर तरीके की चीज़ का कुछ ना कुछ अंश अपने को मिलेगा। उसी सारी चीज़ों की जानकारी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में, जिसका आज ये पहला भाग होगा। इस पहले भाग में अपन चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक बेसिक विस्तार कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्या चीज़ है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस पूरे घटना जीके के साथ। ये लगभग 40 से 45 वीडियो क्लासेस लगेंगी, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश को एक तरफ से कवर किया जाएगा। अगर हम हो सकता है हम कोशिश भी करेंगे कि ये और कम से कम पार्ट्स में कंप्लीट हो जाए पूरा एमपीजी के। लेकिन यकीन मानिए इसमें जो भी आपको हम पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ये सारा चीज़ आपको इसमें अपने मध्य प्रदेश के जीके में इसमें सब समाहित हो जाएगी इसी वीडियो में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने एमपी जीके की। सबसे पहले अपना देखेंगे कि मध्य प्रदेश के हम लोग देखने वाले हैं कि गठन कब हुआ। देखिए चलिए स्थापना को बाद में देखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश है कहाँ पर पूरी दुनिया में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं पृथ्वी के। देखिए ये अपनी एक पृथ्वी है। पृथ्वी में हम लोग देखते हैं कि कई सारे हमारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग लाइन बना रखी है। अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर रेखा, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ कैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे तक आते समय जो अपने को लाइन मिलती है ये 0 डिग्री लाइन होती है। और यहाँ से यहाँ तक जो भी काटते हैं ये भी 0 डिग्री लाइन है, ठीक। ये दोनों 0 डिग्री लाइन होती है, लेकिन इनमें बहुत ही बड़ा अंतर है दोनों में। आप पहले ये याद रखिए कि यहाँ 0 डिग्री से यहाँ ये जो ऊपर से नीचे तक जो लाइन आती हैं, ऊपर से नीचे लाइन जो आया करती हैं वो टोटल 180 डिग्री तक होती हैं। यहाँ से यहाँ तक जाएंगी और फिर 180 यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट से राइट जाएगी। ये जो टाइम है इस टाइम का यहाँ पर एक ये जो यूज़ है इस टाइम का यूज़ होता है पूरे दुनिया में समय जानने के लिए। टाइम अगर हमको किसी देश का पता करना है तो उसको ये देखते हैं कि किस एरिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में वो देश एग्जिस्ट करता है। मेनली इसका यूज़ होता है टाइम जानने के लिए, ठीक है। और टाइम में इसमें क्या है, GMT अपन ने सुना होगा, ग्रीनविच मीन टाइम में। ये इसको वही चीज़ कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम अपने यहाँ से आया है। तो पूरे दुनिया का अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर अगर टाइम कहाँ से निर्धारित किया जाता है तो लंदन के ये क्लॉक टावर से, तो वहीं से ही पूरे दुनिया का मीन टाइम निर्धारित किया जाता है। वहाँ पर जितने समय 12 बजता है उस वक्त पूरी दुनिया में कितने बजे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया का टाइम निर्धारित किया जाता है। तो वहाँ के टाइम के हिसाब से 5.5 घंटे आगे पे है। मतलब मान लीजिए इस एरिया के जो राइट साइड पे जो जाएंगे देश, उस देश का टाइम प्लस में नोट किया जाएगा, ठीक। और मतलब ये प्लस मतलब सुबह, और ये इस एरिया से जो लेफ़्ट में जाएंगे उससे निगेटिव से डिनोट किया जाता है, मतलब रात में। हम लोग कभी स्क्रॉल कीजिएगा आप गूगल में, बहुत सारे देशों के टाइम जोन दिए रहते हैं, किसी में प्लस रहता है किसी में माइनस रहता है, वो ये सब यही चीज़ है, ठीक। तो भारत का टाइम जोन अपने को याद करना है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, वो सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो भारत का जो टाइम जोन है प्लस 5.5 डिग्री होता है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। प्लस 5.5 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम भारत का है। और भारत में अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये यहाँ पर भारत बसता है, ठीक। ग्रीनविच मीन टाइम यहीं से नोट किया जाता है प्लस 5.5। भारत में यहाँ पर कौन सी जैसे लंदन का क्लॉक टावर है उसको डिनोट किया गया, भारत में कौन सा क्षेत्र किया गया याद रखिएगा। भारत में ये कुछ में मिर्ज़ापुर आता है, कुछ में इलाहाबाद का नैनी वाला क्षेत्र, वो वाला जगह से, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उन्होंने अपने घर से जो है आनंद भवन उनके घर का नाम है, उस आनंद भवन से ही भारत का टाइम जोन निर्धारित किया गया था। तो भारत का टाइम जोन था 82.5 डिग्री, ठीक, 82 डिग्री
30 मिनट ये टाइम जोन निर्धारित किया गया। 82.5 डिग्री पे इनका ये जो डैश 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 करके जो लाइन खींचा गया है 82.5 डिग्री पे आता है और यहाँ से पूरे भारत का टाइम निर्धारित किया जाता है कितना 5:30 + 5:30, मतलब लंदन में जितनी देर 12 बजेंगे उतनी देर भारत में 5:30 बजे रहेंगे। तो यहाँ से टाइम आ गया। अब बात आती है कि ये जो लैटिट्यूड वाली लाइन है, मतलब अक्षांशीय रेखा है, इसका क्या यूज़ आता है। याद रखिएगा, इसका यूज़ आता है पूरे दुनिया में कहीं का भी वातावरण बताने के लिए। ठीक, तो इसका वातावरण क्या पूरी दुनिया में सेम है? बिल्कुल नहीं। हम लोग कहीं देखते हैं एकदम बरसात, कहीं गर्मी, कहीं एकदम बर्फ़ जैसे एरिया है। इसलिए इसको और ज़्यादा व्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको और 2 लाइन में डिवाइड किया गया। एक है 23.5 डिग्री का, एक है 66.5 डिग्री वाला। ठीक, इसको याद रखिएगा, 23.5 डिग्री और एक ये आ जाता है 66.5, और ये एक 90 डिग्री पे यहाँ पर पोलर जोन इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से 0 डिग्री के ऊपर भी आएगा, 0 डिग्री के नीचे भी आता है, दोनों तरफ आता है। और बीच में विषुवत रेखा है, इक्वेटर। विषुवत, एक और पीएससी का क्वेश्चन आया है, आप याद रख लीजिएगा, यहीं बताते चलते हैं। विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर को जाइए, चाहे 5 डिग्री और नीचे को जाइए, तो ये दोनों जो है एरिया जो होता है इसको ITCZ कहते हैं। ITCZ का फुल फॉर्म आप नेट में देखिएगा, ITCZ कहते हैं। चाहे फिर 5 डिग्री के बजाय अगर आप 10 डिग्री या 15 डिग्री तक भी लेके चल सकते हैं, उतने एरिया को ITCZ का नाम डिनोट किया गया है। पीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारत कहाँ अवस्थित है? यहाँ 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री का कैसे, यहाँ पर देखिए 23 और 24 के बीच में भारत का विस्तार यहाँ पर हुआ। तो अब यहाँ से देखिए 23.5 डिग्री, यहाँ से 66.5 डिग्री, तो ये भारत का केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर। तो अब अपन यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए एक और इसमें फैक्ट, यहाँ पर मान लीजिए सूरज है, ये बेसिक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो भारत का जो भी मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो डायरेक्शन से एरिया जहाँ पर अवस्थित है भारत, वो इंडियन ज्योग्राफी पे अपन देख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का अभी अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए भारत है, सूरज है। सूरज की किरणें पृथ्वी पे पड़ती है, अपन सबको पता है, तभी अपने को दिख रहा है। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पर सूरज की किरणें पृथ्वी पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं, 90 डिग्री पे एकदम डायरेक्ट पड़ रही। पूरे गोल पृथ्वी पे डायरेक्ट तो पड़ नहीं रही, कहीं ना कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है ना, इस टाइप से है। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव इस तरह के एरिया हैं कि एक एरिया पे अगर 6 महीने से एकदम धूप रहती है, दक्षिणी ध्रुव में मानिए, तो 6 महीने के लिए एकदम अंधेरा हो जाता है उत्तरी ध्रुव पे। फिर जब 6 महीने के लिए पूरा उंजेला होता है, तब 6 महीने के लिए यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे अंधेरा हो जाता है। तो इस तरीके से हर जगह पे इतने टाइम जो है डिवाइडेड किए गए, इतना मतलब प्राकृतिक वातावरण विभाजित है। तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ हर साल जो पूरे साल भर जो है वो एकदम रोशनी रहती है। तो यहाँ पर जो पूरे साल भर पृथ्वी की रोशनी रहती है, भारत के ही एक पॉइंट पे, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। तो कहीं भी क्वेश्चन अगर आता है कि पृथ्वी का कौन सा केंद्र बिंदु है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उज्जैन में ही सूरज की रोशनी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे पड़ती है डायरेक्टली। पूरे पृथ्वी में ऐसा कोई एरिया नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ पर सूरज की किरणें डायरेक्टली 90 डिग्री पे पड़ रही हूँ, केवल और केवल उज्जैन है। पृथ्वी का मान लो, भारत का मान लो, मध्य प्रदेश का मान लो, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है। उज्जैन में भी कहाँ पर? उज्जैन पे कहा जाता है कि मंगलनाथ स्वामी का जो मंदिर है, मंगलनाथ स्वामी के मंदिर पे ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। इसीलिए वहाँ पर वो 9 ग्रह मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर लोग पूजा वगैरह करने जाते हैं, धार्मिक लोग। तो इस तरीके से भारत का केंद्र, ठीक है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। चलिए, भारत में मैंने बोला। अब भारत से पहले अपन आ जाते हैं जब आज़ादी नहीं मिली थी, मतलब बहुत पुराने टाइम में, मतलब जब गुप्त काल वगैरह सब जो वंश चलते थे। एक अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत में कौन कौन से देश आ जाएंगे? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, या फिर म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह, ये सब जितने भी पड़ोसी देश हैं अफ़गानिस्तान तक का, ये एक अखंड भारत का जो मतलब एक मैप चित्रण करते थे। हम लोगों को आज अपन चाहेंगे तो हम लोग गूगल में देख सकते हैं, और गूगल में हम लोगों को मिल जाएगा कि अखंड भारत किस तरह का होता था। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या था, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु था, यहाँ अपन ने लिखा था बरसाली, बैतूल ज़िले का, मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला ये नीचे है, बैतूल ज़िले का बरसाली गांव, ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु माना गया था।
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु। लेकिन अब अगर बात करते हैं अविभाजित भारत, अविभाजित भारत मतलब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश मतलब भारत के साथ मिलके रहते थे और भारत के अंतर्गत उसको माना गया था। इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश के टाइम के, उस टाइम के जो अविभाजित भारत था, वो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु किसको माना गया था? तो वो माना गया था करौंदी, कटनी डिस्ट्रिक्ट का करौंदी नामक गांव। ये कटनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर करौंदी गांव है। वहाँ पर जो एक पिलर भी गड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कोई भी, तो वहाँ पर वो बोला है, लिखा हुआ है उस पिलर में आज भी कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी डिस्ट्रिक्ट है। ये जब भारत टूटा नहीं था उस समय का ये वो पिलर गाड़ा हुआ है। अब अगला बात आ जाता है कि भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है। हर एक फैक्ट याद करते चलिए। पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु अविभाजित भारत, अखंड भारत, भारत और मध्य प्रदेश, हर चीज़ का केंद्र बिंदु अपने मध्य प्रदेश मिलेगा। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में यही कहा था कि पूरे दुनिया में आप कोई भी विविधता ढूंढेंगे आपको भारत में मिलेगी, और भारत की विविधता अगर आप ढूंढेंगे उसका अंश मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। तो देखते हैं, अविभाजित भारत के लिए अपन देख लिए कटनी, लेकिन अगर भारत का केंद्र बिंदु की बात किया जाएगा कौन सा था, तो ये है विदिशा डिस्ट्रिक्ट। विदिशा डिस्ट्रिक्ट यहीं पर ही स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी यहीं पर ही वहाँ पर सांसद थी यहीं से, और 2014 से लेकर के 2019 तक जो भारत सरकार जो चली, उस भारत सरकार में वो विदेश मंत्री के तौर पे कार्यरत थी। वे सुषमा स्वराज के बाद जो है, अब इस बार जो है उनकी अभी डेथ हो गई, लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ये एक एस जयशंकर अभी वो आए थे, अगले विदेश मंत्री बन चुके हैं भारत के। ठीक, तो अपन देख लिए भारत का केंद्र बिंदु क्या है? विदिशा डिस्ट्रिक्ट। अगर मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु पूछा जाएगा, चलिए भारत पे भी आ गए, अब मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु पूछा जाएगा तो ये क्या है? सागर डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर डिस्ट्रिक्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए अपने डिस्ट्रिक्ट की चर्चा कर ही रहे थे, तो हम लोग अब इसको अब देख लेते हैं कि कौन से मध्य प्रदेश अवस्थित कहाँ है, विस्तार कैसे क्या क्या हुआ। तो अब शुरुआत करते हैं स्थापना की। स्थापना की बात करें तो पहले मध्य प्रदेश कई कई टुकड़ों में विभाजित था अंग्रेजों के टाइम तक। अंग्रेज जब चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद मध्य प्रदेश को अस्तित्व में लाया गया था। कैसे? सन 1 नवंबर 1956 को। उसके पहले तो ये बरार, सेंट्रल प्रोविंस, विंध्य प्रदेश और भी कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित रहता था। 1 नवंबर 1956 को पूरे अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग राज्यों में गठित करके भाषाई आधार पे, कुछ जो मतलब विविधताओं के आधार पे चीज़ें बना करके फिर एक मध्य प्रदेश का स्वरूप बनाया गया था। उसमें ये जो मध्य प्रदेश आज दिख रहा ऐसा भी नहीं था, उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। तो लेकिन धीरे धीरे समय चलता गया और वो छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में था तो उसमें बताया गया कि काफ़ी सारा मध्य प्रदेश के, देखिए राजधानी भोपाल यहाँ है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर हुआ करता था। इस एरिया से इतना ज़्यादा कमांडिंग चल नहीं रही थी, इस कारण से छत्तीसगढ़ का उस तरीके से डेवलपमेंट हो नहीं पाया जिस तरीके से पूरा एमपी का हो रहा था। इस कारण से छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया डेवलपमेंट के नाम पे। हम आज जो सोचते हैं ना कि नया ज़िला क्यों बना रहे हैं, और कुछ लोग नए ज़िला बनाने की मांग करते क्यों कर रहे हैं, इसी कारण से करते हैं। डेवलपमेंट उस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, वहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होते हैं। इस सब चीज़ों को देखते हुए लोग नए ज़िले, नए राज्य बनाने की मांग किया करते हैं। और जो लोग नए देश बनाने की मांग किया जाए उनकी बुद्धि को तो अभी अपन नहीं समझ सकते। खैर, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ अलग के लिए। ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश कितने जो है पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, तो छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले मध्य प्रदेश के पास 7 पड़ोसी राज्य होते थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ 31 अक्टूबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ टूटा था और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का नया गठन हुआ था। दोनों डेट्स में कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ये ऑफिशियल मध्य प्रदेश का ये एक डिटेल्स है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। इसी कारण से मध्य प्रदेश दिवस मनाने का जो डेट है वो 1 नवंबर ही है। हर साल 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है, मतलब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश आता है और अब मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का ये एरिया कितना है। ठीक, एरिया की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का एरिया है 30, 82, 52। इतना ही याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। अगर आप वो लैक्स में पूछते हैं तो 3,00,000
8,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का एरिया है। ये भारत में अगर इसका तुलना किया जाए तो भारत का टोटल एरिया से 9.38% केवल मध्य प्रदेश है। ठीक, तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश कौन सा नंबर का राज्य माना गया? सेकंड बिगेस्ट। सबसे बड़ा राज्य भारत में अगर कोई है तो वो है नंबर 1 पे राजस्थान। मध्य प्रदेश भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, ये चीज़ अगर सबसे छोटे राज्य का अगर पूछा जाएगा कौन सा है, कमेंट बॉक्स पे आप आंसर करके बता सकते हैं अपने एंड से, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो पे अपन चर्चा कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश का ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा वाला राज्य है। अब बात करते हैं इनके पड़ोसी राज्यों की। तो पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा पहले पड़ोसी राज्यों के नाम देखिए, यहाँ पर है, अपन देखते हैं, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेकर के ये इस कोने तक का अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का ये पड़ोसी राज्य। फिर यहाँ नीचे बालाघाट से लेकर के ये यहाँ पर अलीराजपुर तक, इतने एरिया पे नीचे पूरा का पूरा महाराष्ट्र से पड़ोसी बनता है। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इतने छोटे से एरिया में गुजरात है, गुजरात यहाँ पर पड़ोसी राज्य लगता है। फिर यहाँ से ले करके यहाँ मुरैना तक का इतना बड़े एरिया पे राजस्थान है मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य। ठीक, तो अपन देख लिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी पड़ोसी सीमा लगाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी पड़ोसी राज्य की सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर सीमा लगती है लेंथ वाइज तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। ठीक, कौन कौन से ये 11? सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना। ठीक, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलत है, थोड़ा सा बताया, 3, 2, 5, 12 डिस्ट्रिक्ट्स, आई एम सॉरी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से एमपी के 12 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलिए। तो ये सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ज़्यादा अगर जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री किससे मिलती है तो उत्तर प्रदेश से मिलती है। और अगर बात किया जाए कि सबसे कम बाउंड्री अगर मध्य प्रदेश की किसके मिलती है तो ये मिलती है गुजरात से। गुजरात में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक, अब यहाँ पर जो है देखिए, इसके अलावा बात किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अलावा सेकंड नंबर पे जो है फिर यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा राज्य आता है? ये आता है मध्य प्रदेश का, ये सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी यहाँ नीचे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स लग रहे हैं। एक चीज़ अपन गौर करते हैं, देखिए बालाघाट इस तरह से डॉट बना रखा है, फिर इधर बीच से लाइन है, यहाँ पर सिंगरौली से लाइन, मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, इसमें भी कुछ खासियत है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या रहता है कि ये मध्य प्रदेश का सिंगरौली इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है। कौन कौन? यूपी और छत्तीसगढ़। नीचे बालाघाट ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जिसकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है। कौन कौन? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। उसी तरीके से इस तरफ आ जाएंगे, अलीराजपुर ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से मिलती है। नेक्स्ट, झाबुआ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात और राजस्थान दोनों से मिलती है। मुरैना ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान और यूपी दोनों से मिलती है। ठीक, ये एक बेसिक फैक्ट है, आपको याद रखना होगा बिल्कुल, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार आ चुका है, पिछली बार आया था बालाघाट के लिए कि बालाघाट की सीमा कौन दो राज्यों से मिलती है? छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ यूपी, गुजरात महाराष्ट्र, या फिर नन? ऑब्वियसली इसका आंसर है, अभी अपन लोग बता ही सकते हैं, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट लगता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से याद रखना है। एक और चीज़ इसमें है, इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर इन जिलों के अलावा इकलौता एक और ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है, ये है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। शिवपुरी आप देखिए, इसका एक मुहाना राजस्थान की तरफ भी खुला है और दूसरा उत्तर प्रदेश की तरफ खुला है। तो मुरैना के अलावा शिवपुरी ही इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा यूपी और राजस्थान दोनों से मिलती जुलती है। बाकी और कोई ऐसा, एक अपवाद के नाम पे और कोई ऐसा जिला नहीं है जिसकी सीमा इस टाइप से मिलती है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बीच में रेड लाइन बनाए हैं। अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, जो भारत के बीच से निकल के जाती है। ठीक, उसको कर्क रेखा कहा जाता है, उसका नाम है।
ठीक। तो ये कर्क रेखा पूरे भारत में कितने राज्यों से निकलती है, आप अपने कमेंट के बता सकते हैं, कमेंट के तौर पे कमेंट बॉक्स में। अपन चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कितने ज़िलों से अगर गुजरती है तो ये देखिए यहाँ पर है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये 14 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से मध्य प्रदेश की कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। बात किया जाएगा यहाँ पर सबसे इस तरफ शुरुआत कहाँ से होती है, रतलाम से, फिर इस तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और क्लॉज है कि यहाँ पर 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी सीमा कर्क रेखा में तो है, साथ ही साथ 2 राज्यों के बीच भी मिलती है। देखिए रतलाम की सीमा राजस्थान से भी मिलती है और ये कर्क रेखा में है। यहाँ पर शहडोल, ये भी कर्क रेखा में। 2 किनारे जिलों के तो समझ में आता है। और कौन से ज़िले हैं याद रखिएगा, आगरमालवा भी है एक ज़िला और राजगढ़ भी एक ज़िला है। इन दोनों की सीमा भी यहाँ पर राजस्थान से मिलती है और ये कर्क रेखा में है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा ज़िला है जो कर्क रेखा पे स्थित है परंतु उसकी सीमा किसी राज्य से नहीं मिलती। राजस्थान का नाम नहीं देगा, राज्य के लिए पूछेगा, तो उसका ऑप्शन यही आएगा, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़ या फिर उमरिया, इस टाइप से पूछ लेगा। तो यहाँ पर उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी सीमा राज्य से नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है जिसकी सीमा राजस्थान से नहीं मिलती, राज्य की जगह राजस्थान बोल देता है, तो या फिर पूछ लेगा कि यह छत्तीसगढ़ बस से मिल रही है, तो इकलौता ऐसा शहडोल ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा राजस्थान से नहीं मिलती पर वो कर्क रेखा में है। रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़ और शहडोल, ये 4 ज़िलों को अच्छे से याद रखिए। जैसे भी याद करना हो उस तरह से याद करिए, अपने भी कोई भी ट्रिक बनाइए, याद करिए, पर इसको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है क्वेश्चंस को आसान तो हैं लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको पूछेगा और हम लोग इसी में ही घूम जाएंगे। ठीक, खैर अपन आगे बात करते हैं। चलिए एरिया वाइज तो अपन बात कर लिए, कुछ मध्य प्रदेश की ही कुछ बेसिक और जानकारी के बात कर लेते हैं। अपन ज़िले की बात कर ही रहे थे, ज़िलों में देखिए अगर अपन बात करते हैं कितने ज़िले हैं टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में। इसमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर कभी पूछा जाएगा कौन सा है तो ये है यहाँ पर नीचे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जबकि अगर सबसे छोटे ज़िले का कभी क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला ये सबसे जो नया बना है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की तहसीलें कितनी हैं, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसीलें हैं, याद रखिएगा। पहला है खुद निवाड़ी, दूसरा है ओरछा, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, ओरछा टीकमगढ़ में था लेकिन अब निवाड़ी के अंतर्गत आता है वो ओरछा। इसके अलावा पृथ्वीपुर, ये 3 ऐसी तहसीलें हैं जो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगती हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ संभाग कितने हैं। देखिए जो ज़िले हैं 3-4 ज़िलों को अलग से या फिर 5-6 ज़िले हैं अलग से उनको एक साथ लेकर के एक संभाग के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अलग अलग छोटे ज़िले के हर कोई जा कर के राज्य में सीएम या केंद्र में पीएम के अंतर्गत तो थोड़ी ना जा सकता, बता सकता है। इस तरह से देश में तो 657 ज़िलों से भी ज़्यादा हैं, 676 ज़िले हैं, माफ़ कीजिएगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो उतने हर डिस्ट्रिक्ट का जा कर के जो केंद्र में मिलेगा नहीं, ना ही मध्य प्रदेश के पूरे 52 के 52 ज़िले जा कर के सीएम से जा कर के मिलने लगेंगे। तो इसलिए ज़िलों को संभाग के अंदर रखा गया है ताकि इनका बेहतर तरीके से संचालन कर सके प्रशासनिक दृष्टिकोण से। तो ज़िलों की संख्या है मध्य प्रदेश में लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 52 और इसके अलावा संभाग की संख्या है 10। अगर बात करते हैं तहसीलों की तो मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ तहसील है 377, जबकि विकास खंड है 313 और आदिवासी विकास खंड की बात करेंगे तो वो है 89 के अलावा इसके अलावा मध्य प्रदेश में बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ शहर के कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने शहर हैं, तो मध्य प्रदेश में व्यवस्थित तौर पे 476 शहर हैं ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं जिनको नगर या शहर की संज्ञा दी गई है। अगर बात किया जाएगा मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं तो देखिए पुरानी किताब जो पढ़ रहे हैं उन सब में 15 नगर निगम बताएगा, बट ऐसा नहीं है। अभी लेटेस्ट में 16वां नगर निगम भी बन चुका है। वो कब बना था, वो अभी 2 साल पहले ही बना था। कब, जब कमलनाथ जी
मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में। उन्होंने वो छत्तीसगढ़ से आते छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अपन सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने जो गृह क्षेत्र है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस तो किया ही था। प्रोग्रेस में एक और नया कीर्तिमान रचते हुए वो अपने छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को नगर निगम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। छिंदवाड़ा के अलावा एक और है, ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट, जिसको नगर निगम को बनाने के लिए बात चल रही है, अभी प्रस्तावित है, ऑफिशियली है नहीं, जब हो जाएगा अपन डिस्कस कर लेंगे करंट अफेयर पे। तो नगर निगम की संख्या वर्तमान में कितनी है याद रखिएगा, 16वां नगर निगम कौन सा है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, अगली बात करते हैं नगर पालिका। नगर निगम से छोटा अगर है तो वो नगर पालिका, नगर परिषद, इस तरह से और नीचे घटते हुए क्रम में आते जाते हैं। नगर पालिका की संख्या अगर पूछा जाएगा कितनी है तो वो है 98, और जबकि नगर परिषद की संख्या पूछेगा कितनी है तो वो है 264। जिला पंचायत की बात करते हैं। जिला पंचायत की बात करेंगे तो जिला पंचायत कितने हैं मध्य प्रदेश में, 51। अभी ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और टीकमगढ़, इन दोनों का जिला पंचायत अभी एक ही रखा गया है, वो अभी अलग नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा ये 51 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग 51 जिला पंचायत हैं। अगर जिला जनपद पंचायत की बात किया जाए विकास खंड स्तर पे तो ये है 313। देखिए विकास खंड की स्तर, यहाँ पर विकास खंड 313 और 313 विकास खंड में हर जगह एक जनपद पंचायत बनाई गई है। तो ये 313 जनपद पंचायत है। इससे आपको दो चीज़ याद रखेंगे, याद हो गई, जनपद पंचायत और विकास खंड दोनों 313 है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्राम की, और यहाँ पर देखिए पा करके लिखा हुआ है। सबसे पहले ग्राम की बात किया जाएगा तो मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ ग्राम कितने हैं, ग्राम मतलब गांव, ग्राम कितने हैं 54,903। लेकिन अगर ग्राम पंचायत पूछते हैं, क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, ग्राम पंचायत पूछेंगे तो 23,922। अब इन दोनों में अंतर समझिए। देखिए मध्य प्रदेश कोई भी अपने क्षेत्र में आप एक जगह देख लीजिए कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक बड़ा सा एरिया, यहाँ पर एक गाँव यहाँ आ गया, गाँव नंबर ए, यहाँ पर गांव बी है, यहाँ पर गांव सी मान लीजिए। अब ये तीनों अलग अलग गांव के लिए या फिर तीनों अलग अलग ग्राम के लिए हम लोग अलग अलग जो है पंचायत नहीं गठित करते हैं। क्या करते हैं, जनसंख्या और क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ग्राम पंचायत रखा जाता है। ठीक, इस तरीके से पर्टिकुलर अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत गठित की जाती है। तो ग्राम पंचायत अगर पूछेगा तो 23,922 है। इस तरीके से ग्राम पंचायत, ये बड़ा वाला सर्कल ग्राम पंचायत का मान लीजिए, और जो छोटे छोटे ए बी सी है इनको अगर गिना जाएगा तो ये ग्राम है। तो ग्राम की संख्या कितनी है 54,903। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में पुलिस जिले कितने हैं, 51 है, जबकि पुलिस थाने की अगर बात किया जाएगा तो ये है 1035। अगला बात करते हैं मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जबलपुर हाई कोर्ट। ठीक, अगर लेकिन उसका अगर पूछा जाएगा कि इसके अलावा कोई खंडपीठ है क्या, जी हाँ, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में, दूसरा है ग्वालियर पे। लेकिन एक और चीज़ आ रही है, अभी प्रस्तावित है तीसरा खंडपीठ भोपाल के लिए। ठीक, तो अभी वर्तमान में लेकिन कितने हैं खंडपीठ याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, इंदौर और ग्वालियर, और हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर पे है। अगर बात किया जाएगा अब बेसिक जानकारी राजकीय पुष्प की, राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का बारहसिंघा। ये कौन सी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का। इसका अगर पूछा जाएगा साइंटिफिक नेम क्या है तो साइंटिफिक नेम अपन बताएंगे रूसवर्क्स डुआउसेली। अगर पूछेगा मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है तो ये है महाशीर टेर प्यूटिटोरा। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो ये है वट वृक्ष या फिर बरगद कह लीजिए इसको, फाइकस वैनगेलेसिस। और अगर राजकीय पुष्प पूछेगा वाइट लिली, सफ़ेद लिली मतलब लिलियम कैंडिडम। और राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में राजकीय खेलों की अगर बात किया जाएगा तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, और मध्य प्रदेश ये है मलखम्ब। मध्य प्रदेश में मलखम्ब एकेडमी कहाँ पर है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये है उज्जैन में। एमपी का जीके है तो इसके लिए क्या कमेंट बॉक्स रखें। जो इंडिया लेवल का जो अपन ने पूछा है आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ उसको अपने एंड से बताइएगा ज़रूर, ताकि अपन भी जान सके कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल पे चल रही है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है जो किसी एग्ज़ाम में आया नहीं है, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया है, दैट्स वाई अपन ने उसका पूछा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में राजकीय नाट्य की, तो ये क्या है माच। और माच बेसिकली मध्य प्रदेश में कहाँ ये होता है नाटकीय नाच, ऐसा तो कभी कभी होता है कि पूरे मध्य प्रदेश पे वो होता है किया जा रहा है, लेकिन ये जो नाटकीय ये नाट्य है ये मार्च में
ये माच को इसको कहा गया है। और ये कहाँ पर होता है? मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का। देखिए यहाँ थोड़ा सा गुना को ले लीजिए और इतना आधा मध्य प्रदेश को ले लीजिए। ये जो वाला जो क्षेत्र आता है ये आता है मालवा। ठीक, याद रखिएगा, ये कोई ज़िला नहीं है, ये जोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है जिसको मालवा कहा जाता है। इसके नीचे यहाँ पर जो है, नीचे ये जो डिस्ट्रिक्ट लगे हुए ना, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, तो यहाँ पर बुरहानपुर तक ये जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इनका कुछ हिस्सा या फिर मैक्सिमम हिस्सा बोल लीजिए सतपुड़ा पहाड़ियों पे आता है। और सतपुड़ा के एक अलग क्षेत्र है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, वो अलग भौगोलिक पॉइंट हो जाता है, वो अपन आगे के वीडियो पे चर्चा करेंगे। एक दूसरा क्षेत्र और आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर आता है, ये इतने एरिया में मान लीजिए ये है बघेलखंड। ये याद रखिएगा, काफ़ी पिछड़ा एरिया है क्योंकि यहाँ पर संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सीमित संसाधन, इस कारण से ये काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा। यहाँ पर ये क्षेत्र आ जाता है बघेलखंड। ठीक, यहाँ पर आ जाता है बीच में विंध्याचल, और यहाँ पर इस पूरे एरिया में आ जाता है रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार। इस तरीके से बहुत सारे एरिया हैं जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। खैर, ये यहाँ पर मालवा का पठार है। यहाँ पर मालवा वाले क्षेत्र में यहाँ पर माच नाम का नाट्य होता है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। अगर राजकीय नृत्य की बात किया जाएगा तो इसको, ये राजकीय नृत्य है राई, जैसा कि अपन ने बता चुका है, ये बुंदेलखंड के एरिया है, यहीं पर होता है राजकीय नृत्य जिसको राई कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे कि बोला ना, सतपुड़ा है, यहाँ पर ऊपर विंध्याचल, रीवा पन्ना का पठार, यहीं पर बीच में जब बहती है नर्मदा नदी, उस नर्मदा नदी वाले जहाँ पर बहती है, और यहाँ पर नर्मदा के अलावा ये जोहिला और सोन भी नदियाँ निकलती हैं। ठीक, तो नर्मदा और सोन नदी निकल रही है, तो इस पर्टिकुलर पूरे एरिया को कहा गया है, इसका भी नाम दिया गया है अलग ही भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हुए, ये नर्मदा सोन घाटी इसको कहा गया है। तो नर्मदा नदी जहाँ से बहती है उस एरिया को नर्मदा सोन घाटी कहा गया है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है तो वो है नर्मदा नदी। इसकी लेंथ अगर पूछता है तो कितनी है, तो ये है 1312 किलोमीटर। कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। अगर खंबात की खाड़ी नहीं ऑप्शन आता है तो अरेबियन सी या फिर अरब सागर ऑप्शन आएगा, वो आंसर मारिएगा। दोनों में से जो भी आता है, खंबात की खाड़ी नियरेस्ट आंसर है, उसके अकॉर्डिंग अपन चल सकते हैं। तो नर्मदा नदी की ये टोटल लेंथ बता दी। अगर मध्य प्रदेश में पूछता है कितनी है तो 1077, याद रखिएगा 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी की एमपी में इसकी लेंथ है। साथ ही साथ चलिए अपन सोन नदी का पूछेगा कहाँ पर मिलती जाके, सोन नदी पटना में जा करके गंगा में मिल जाती है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश में राजकीय फल की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, इसको साइंटिफिक नेम अगर दिया गया है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय फसल। राजकीय फसल है मध्य प्रदेश की सोयाबीन, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइकस मैक्स। तो ये सोयाबीन को और भी अपन लोग जानते ही हैं, ये मध्य प्रदेश का वो मतलब राजकीय फसल होने के साथ साथ इसको मध्य प्रदेश का नाम भी दिया गया है कि क्या चीज़ है नाम, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा पूरे भारत में मध्य प्रदेश में होता है। अगर पूछा जाएगा सोयाबीन में कितना क्या होता है तत्व, सोयाबीन में होता है लगभग 45-46% प्रोटीन, याद रखिएगा। इस कारण से सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट फसल हो जाती है, प्रोटीन के लिए बहुत बेहतर है। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें, हीरा, पूरे देश भर में 90% हीरा अकेले मध्य प्रदेश में ही होता है, और मध्य प्रदेश में एक प्रमुख केंद्र है इसके हीरे के लिए, पन्ना के अलावा अभी छतरपुर वाले एरिया में भी सोने की खोज के लिए कुछ खुदाई चल रही है। खैर, हीरा बात कर लिए। अगर गोल्ड का बात करेंगे कहाँ पर है, तो गोल्ड में नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश का, ये अपना कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड, या अब इसके लिए एक मूवी बनी थी, ये बहुत ही फेमस खदान है सोने के लिए। ठीक, ये यहाँ पर ऐसे ही है। इसके अलावा अगर अपन बात कर लेते हैं, चलिए पन्ना की बात कर लिए। मध्य प्रदेश में अगर इसके अलावा और भी नाम दिया गया है कि टाइगर प्रदेश कहा गया। टाइगर प्रदेश क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरे भारत में संख्या के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या है मध्य प्रदेश में, 526 टाइगर, याद रखिएगा 526 टाइगर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे राज्य आता है कर्नाटक का। तो मध्य प्रदेश में अगर 526 है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ होंगे? कान्हा-किसली नेशनल पार्क में, याद रखिएगा संख्या वाइज। अगर टाइगर का घनत्व का भी कुछ पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये है उमरिया डिस्ट्रिक्ट के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, ये टाइगर का घनत्व। अगर वो घनत्व भी पूछ लेगा कितना है
तो भी आप बताइएगा। 8 टाइगर प्रति स्क्वायर किलोमीटर, 8 टाइगर पर स्क्वायर किलोमीटर, आपने से हिंदी अनुवाद कर लीजिए, सॉरी फॉर दैट। तो 8 टाइगर प्रति वर्ग किलोमीटर पे ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में वो वहाँ पर टाइगर फैले हुए हैं। तो चलिए इसकी भी जानकारी दे दिए। इस तरीके से यहाँ पर ये बेसिक जितना है। एक और चीज़ यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान अगर पूछते हैं क्या है, तो सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, शॉर्ट में लिख दिया। इसका अगर जो है पूछा जाएगा कि ये रचयिता कौन है, तो ये है महेश श्रीवास्तव। गाया किसने है, शांतनु मुखर्जी। शांतनु मुखर्जी का निक नेम है शान, शान के नाम से ही ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बची है, अपन ने लगभग सारी चीज़ को कवर कर ली। तो इसमें फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये चीज़ें मध्य प्रदेश का एक बेसिक जानकारी थी जो आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। इसके अलावा हम और भी आगे अब वीडियो लाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपन अगले वीडियो में और फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।